आप सब आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो मेरे प्यारे साथियों, सीयूईटी पीजी पॉइंट पे आप सभी की पीजी एचयू क्यूपी 21 की प्लेलिस्ट वाइज अलग अलग हमने फोल्डर बना दिए हैं। तो उस पे क्या होगा, जैसे यूनिट 4 का चाहिए तो यूनिट 4 का प्लेलिस्ट है, यूनिट 5 का, यूनिट 5 में यूनिट 6 7 ये सब अलग अलग उसमें फोल्डर बने हुए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जाना है वो यूनिट ढूंढना है, पढ़ लेना है, और ये जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी ई बुक दिखा देता हूं जिसमें हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों है। आज पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनके बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज से किस तरीके के सवाल आए हुए हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। पहली चीज तो मैं आप ये क्लियर कर लो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सर सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो नहीं भैया, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ये है आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत सारे स्टूडेंट ने अच्छे से मॉक टेस्ट लगाया, फ्री में मॉक टेस्ट जितने भी दिए गए हैं, और वो एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, कोई ना कोई फ्री मॉक टेस्ट रहता ही है। तो अब देखो, फ्री मॉक टेस्ट जितने भी हमने 6-7 दिए हैं ना, वो अब हम हटाने वाले हैं। तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि भाई फ्री मॉक टेस्ट वहां से खत्म होना है, जल्दी लगा लो, ठीक है, आपने 1-2 लगाया तो पूरा कर लो। ये जो मॉक टेस्ट है ये भी हम अपलोड करेंगे अपने एप्लीकेशन पे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो मुझे दिख रहा है कि आपके जो पीवाईक्यू हमने सॉल्व करवाए हुए हैं, पीवाईक्यू आपने तो नहीं देखे होंगे अभी तक, मैं आपको दिखा देता हूं। ये है पीवाईक्यू का सॉल्यूशन जो पिछले साल पूछा गया था क्वेश्चन उसका। इस पीवाईक्यू को अब हम लोग एज ए क्वेश्चन देने वाले हैं आपको, समझिएगा इस चीज को, एज ए क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। ये वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लो, क्योंकि जब ये वीडियो देख करके आप सॉल्व करोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन, जो ऑफिशियल क्वेश्चन है वही, उसकी सॉल्यूशन हमने दी हुई है। अब इसको एज ए क्वेश्चन हम अपने प्रैक्टिस सीट में 25-25 क्वेश्चन का सेट डालेंगे, तो लगभग ये 75 और 150 क्वेश्चन होंगे, 150, और ये 6 मॉक टेस्ट बनेगा। ये 6 मॉक टेस्ट मैं आप पे एक बार दबाव भी नहीं दे रहा हूं, आपको एक ही बार ये नहीं बनाने की जरूरत है, आप एक एक करके 25-25 बनाओ। कुछ स्टूडेंट्स का और भी कुछ क्वेरी था तो आप हमसे पूछ सकते हो। समझ में आ गया ना? ये सब जरूरी इंफॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड ही बात है। तो अब सीधे समझिएगा आप, ये अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ रहे हैं उस पर हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, हमारा अभी का जो सवाल है, सारा नोट्स आप देख सकते हो, वो सारा हमारा रिसोर्सेज पे है, नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन क्या क्या है हमारे पास। प्राकृतिक संसाधन क्या है? हवा है, पानी है, धूल है, मिट्टी है, सनलाइट है, थर्मल एनर्जी है। अगर आप समुद्र किनारे रह रहे हो तो और भी टाइप के कुछ कुछ चीजें आती है, जैसे फिश, हमारा वो नेचुरल रिसोर्स है, उसके लिए हम तो समुद्र में दाना डालने गए थे नहीं। तो कहने का क्या मतलब है, नेचुरल रिसोर्सेज आर थिंग्स फ्रॉम द नेचर दैट पीपुल यूज। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भाई नेचुरली ऑटोमेटिकली मिल रहा है वो हम यूज करते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, सॉइल हो, मिनरल्स हो, वुड हो, वाटर हो। इसमें कॉन्सेप्ट समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आर्टिकल जो है अगर आप पढ़ोगे ना तो यूपीएससी में भी आपके काम आएगा, यूपीएससी वाले बच्चे थे तो उनके लिए भी ये काम आने वाला है। तो what are natural resources? Natural resources are substances or material that occur naturally within our environment and can be used for economic and practical purpose. सीधे याद रखो, नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो नेचुरली हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, और वो इकोनॉमिक और सोशल पर्पस के लिए या प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज किए जाएंगे। ठीक है, अब इसके प्रकार क्या है? इसके प्रकार है बायोटिक रिसोर्सेज यानी जैविक संसाधन। ठीक है, बायोटिक रिसोर्सेज पर्यावरण के जीवित घटक, वन, फसल, पशु पक्षी, मछलियां आदि, वे सामान्यतः नवीकरणीय होते हैं, यानी कि वे जो है ये आपके रिन्यूएबल होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे जैसे इनका ओरिजिन हुआ है, तो ये रिन्यूएबल जनरली होते हैं। पर कोयला और खनिज तेल ये उत्पत्ति के बावजूद नवीकरणीय नहीं है। आपको मालूम है ये नेचुरली तो है कोयला और ये सब चीज, लेकिन ये नॉन रिन्यूएबल है, यानी रिन्यू नहीं किया। आप गाड़ी की जाते हो ना सर्विस का रिन्यू करवाने जाते हो तो रिन्यू करवा लेते हो आप, तो सीधा समझिएगा नॉन रिन्यूएबल ये है। अजैविक संसाधन, अबायोटिक रिसोर्सेज, इसमें भूमि, जल, वायु, लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि ये सीमित और गैर नवीकरणीय होते हैं। ठीक है ना? अबायोटिक रिसोर्सेज में क्या होगा? अबायोटिक में भूमि, जल, वायु, लौह, तांबा, सोना, चांदी ये सब अबायोटिक होते हैं। क्लियर हो गया? इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, एकदम फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस अब खत्म करना जरूरी है। अब दूसरा आता है टाइप ऑफ रिसोर्सेज में परंपरागत यानी ट्रेडिशनल एंड अनट्रेडिशनल। इंग्लिश और हिंदी दोनों में रखेंगे हम ताकि आप कर सको, और सबसे जरूरी अभी एमसीक्यू भी करवाएंगे तो आप करो। देखो बहुत सारे बच्चे सिर्फ एमसीक्यू के फेवर में रहते हैं, तो चलो एमसीक्यू शुरू ही करते हैं और इसके बेस पे जो होगा उसको रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आपने देख लिया होगा, फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया है।
आपको यहां दिखेगा फॉर नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड गिफ्ट ऑफ नेचर। ये कहा जाता है, क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि दे आर एक्सपेंसिव, दे आर मैन मेड, दे कम डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, दे आर फाउंड ओनली इन विलेज। कहां पाया जाता है और किस तरीके से, क्यों इसको नेचुरल कहते हैं? क्योंकि ये मानव निर्मित होते हैं? बिल्कुल नहीं, ये डायरेक्टली नेचर से हमें मिल जाते हैं। अभी आपने पढ़ा, ठीक है, वो चीजें हम पढ़ाएंगे भी और उस पर प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ये हमारा काम है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक रिसोर्स। मैंने इसको पहले भी पढ़ाया है, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जब अब मैंने पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने ये बात की थी कि एक होता है अबायोटिक कंपोनेंट, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा कौन कंपोनेंट है। तो आयरन बायोटिक रिसोर्स है, एयर बायोटिक है, या ये फॉरेस्ट और वाटर। तो बताइए बायोटिक मतलब क्या है? जैविक। अभी आपने पढ़ा था एयर वाटर फॉरेस्ट, क्या होगा बायोटिक, इनमें से कौन होगा? सीधा जैविक मतलब याद रखना जो जीव जंतु प्राणी टाइप हो। अब आयरन जीव जंतु प्राणी नहीं है, पेड़ तो होता है, एयर वाटर ये सब जैविक थोड़ी हो जाएगा। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट थोड़ी सी क्लियर रखोगे, आपसे बनेंगे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अबायोटिक रिसोर्सेज आर, अजैविक संसाधन होते हैं, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स। अबायोटिक क्या होता है? बायोटिक जिसमें जान प्राण ना हो, मैंने अभी आपको क्लियर किया था। तो क्या अबायोटिक में नॉन लिविंग आएगा? बहुत सारे बच्चे अभी भी अटके हुए हैं इस पे। बिल्कुल नहीं, सभी लोग देना, साक्षी, शंकर, महतो जी, अच्छा ठीक है, बढ़िया जा रहे हो, करते जाओ आगे, रुकना नहीं है। अबायोटिक यही हो गया, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर, बी जी है, बी जो है वही राइट आंसर आपका है। ये आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला है विच इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको ये क्वेश्चन पेपर अच्छे लग रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये कर दीजिएगा। विच इज नॉन रिन्यूएबल, विंड है, सोलर है, पावर है, वाटर है, इसमें नॉन रिन्यूएबल यानी उसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है। बताइए क्या सोलर को रिन्यू कर सकते हैं? बिल्कुल। विंड हवा को कर सकते हैं, कोयला को कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, बहुत लोगों को ऑप्शन दिख जा रहा है, पहले ही लग रहा है नहीं, चलो अभी नहीं दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा, वो थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा ना इसको, तो नहीं दिखेगा आपको। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन किससे बनते हैं? ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। अगर आपने ये नोट्स नहीं लिया है तो ये नोट्स आपको 299 में हमें आप डायरेक्टली व्हाट्सएप करके ले सकते हो। 7052529525 पे हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप करोगे और इस नंबर पे आपको ये नोट्स मिल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ये नोट्स आराम से मिल जाएगा, आप एक्सेस कर सकते हो। इसी नंबर पे आप पेमेंट भी कर सकते हो यूपीआई नंबर पे, और आप ये नोट्स भी ले सकते हो। हम आपको यूपीआई स्कैनर भी दिखा देते हैं जिसपे आप पेमेंट कर सकते हो, सेम नंबर है। फॉसिल फ्यूल कैसे बनते हैं? आप में से कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो फॉसिल फ्यूल के बारे में जानते हैं? बताइए जरा, कोई भी स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट का फंस गया है, बहुत सारे स्टूडेंट का। देखो डायरेक्टली वाला क्यों अच्छा है क्यूआर कोड पे? क्योंकि आपको इसमें एप्लीकेशन चार्जेस नहीं देने हैं। एप्लीकेशन चार्ज अब देने जाओगे आप तो वो 15-20 रुपए तो लगेंगे ही। समझ में आ रहा है? ये देखो हमारा स्कैनर है, इस पर आप डायरेक्टली पे करके ले सकते हो, ठीक है। ये हमने नंबर भी नीचे डाल रखा है, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। अगली बार हम आपको डायरेक्टली दिखा देंगे, आप हमें व्हाट्सएप भी इसी नंबर पर करोगे, सेंड कर देंगे आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रेगुलरली आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये है कि आपका जो ये क्वेश्चन पेपर है ना, ये एग्जाम ओरिएंटेड है। फॉसिल फ्यूल्स डेड प्लांट एंड एनिमल से बनते हैं, बिल्कुल सही। डेड प्लांट जो मर जाएंगे उनके जो मतलब डिकम्पोजिशन समझ लो बहुत लंबे समय तक होगा तभी ये बनेगा। क्लियर है? कोई दो राय नहीं है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड, ये आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम गैस इन एयर, हमारे एयर का कंपोजिशन आपको मालूम है क्या? हमारे हम जो सांस लेते हैं एयर, उसमें मैक्सिमम कौन सा गैस है? ऑक्सीजन है क्या सबसे ज्यादा? नाइट्रोजन है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड है क्या? आर्गन है क्या? ये मान लो अगर 100% हम इसको देते हैं तो कौन सा गैस कितना परसेंट है, उस हिसाब से बांटा गया है ना। तो आपको बताना है कि कौन सी गैस कितनी परसेंटेज में है और वो मैक्सिमम गैस क्या है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है।
तो सब लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन पे हैं, नाइट्रोजन फिक्स, बिल्कुल। नाइट्रोजन कितने परसेंट है कोई बता सकता है क्या? नाइट्रोजन कितना परसेंट है? ऑप्शन दे दूं 70, 71, 72, 73, 74। जल्दी से बताइएगा, दे दनादन। ऑप्शन आपको दे दिया है, ये याद भी होना चाहिए। और 21 कितना परसेंट है? 20%, 21%, 22%, 23%। ये दोनों का बता दो तो मैं मान लूंगा कि आपका रिजल्ट होना तय है, क्योंकि ये पूछा जाएगा। और पूछा जाएगा, नहीं बनाओगे तो फिर मजा नहीं आएगा। उस समय सर की याद आएगी कि अरे सर ने तो कहा था इसको होमवर्क करके जाओ। ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर, ऑक्सीजन किसके लिए जरूरी है? क्या फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन चाहिए होता है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन चाहिए होता है? बहुत लोग इसी को मारेंगे। रेस्पिरेशन में, श्वसन में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, इवेपोरेशन में, किसमें चाहिए? तो ये चाहिए रेस्पिरेशन में। ऑक्सीजन सिर्फ हमें सांस लेने के लिए चाहिए। फोटोसिंथेसिस में CO2 चाहिए, ठीक है। Plants use CO2 in, plants use CO2 in respiration, combustion, photosynthesis, transpiration। तो प्लांट जो है CO2 श्वसन में यूज करते हैं क्या? दहन में, या फोटोसिंथेसिस में, या ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपिरेशन में, किस में यूज करते हैं? तो प्लांट जो है CO2 का यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, यानी प्रकाश संश्लेषण में। इसी CO2 को वो फिर H2O से मिलाते हैं, और आपको मालूम है ग्लूकोज बनाएंगे, इनका बाई प्रोडक्ट ग्लूकोज निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। ये फॉर्मूला किसी को याद है क्या? ये भी फॉर्मूला बता सकते हो, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। एयर इज रेन्यूएबल, एयर क्यों रेन्यूएबल है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये पॉल्यूटेड नहीं होती है, ये तो गलत ही है, इसकी वजह से रेन्यूएबल का कोई लेना देना नहीं है। इट इज रिसाइकल्ड बाय नेचुरल साइकिल, सही है। इट इज स्टोर्ड अंडरग्राउंड, ये जमीन में जमा रहता है, ये तो गलत ही लग रहा है। इट इज मैन मेड, ये मैन मेड तो है नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ये हो जाएगा। एग्जाम हॉल में जब आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको छांटने आना चाहिए, जो बच जाएगा वही राइट आंसर होगा, ठीक है। नहीं तो आप फंसोगे, आप सोचोगे 100% हमें सब पता हो, बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन क्या क्या कॉज है? एक तो ट्री है, व्हीकल स्मोक है, रेन है, रिवर्स है। तो नदियों के, सॉरी, एयर पोल्यूशन की मेन कॉज क्या है? व्हीकल स्मोक मेन कॉज है क्या? रेन या रिवर्स? रिवर्स से तो खैर रेन से कोई लेना देना नहीं है। रेन उल्टा जब बारिश होती है तो पेड़ पौधों के पत्तों को साफ कर देती है। तो अब क्या बच रहा है आपके पास? ट्रीज या व्हीकल इमिशन। देखो, अगर कायदे से बात की जाए तो व्हीकल इमिशन का बड़ा रोल है, ठीक है। लेकिन 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 समझिएगा इस चीज को, व्हीकल इमिशन एक बहाना है। अभी भी दिल्ली वाले में जाओगे, ठीक है, व्हीकल्स दिखती रहती हैं। व्हीकल पोल्यूशन, व्हीकल पोल्यूशन, आपको मालूम है दिल्ली में 25% जो कार हैं सिर्फ वही ऑन रोड चलती हैं, 75% रुकी रहती है। मतलब कोई ऑफिस गया, वहां उसने रोक दिया, दिन भर वो कार थोड़ी चला रहा है ऑफिस में बैठ करके। तो ये पॉल्यूशन एक बहाना है। इसके अलावा आप जो कंस्ट्रक्शन साइट देखते हो ना, उससे बहुत धूल निकलता है, और उसको लेकर के लोगों में लापरवाही। और सबसे बड़ा जो कारण है वो लोग खुद हैं। लोगों को कोई परवाह नहीं पड़ी है कि भाई हवा में जा रहे हैं कि पानी में जा रहे हैं, उनको इस चीज पे ध्यान ही नहीं है। गवर्नमेंट या मशीनरी जो है वो एजेंडा फैला करके रखती है, दिन भर वो उसी चक्कर में रहते हैं। वो ये भी नहीं सोच पाते हैं कि हमारा एयर पॉल्यूशन है, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, आवाज उठाएं, लोगों को बताएं कि भाई एयर पॉल्यूशन कितना खतरा, उनको कुछ नहीं पड़ा रहता है। ये व्हीकल इमिशन यार किस देश में नहीं है? हर जगह है। तो ये याद रखिएगा। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, ओजोन परत हमें बचाती है हीट से, अल्ट्रावायलेट रे से, क्लाउड से, या विंड से। अब बताओ, ओजोन लेयर हमने स्ट्रेटोस्फेयर में पढ़ा था ना। आप में से कितने लोग हैं जो ओजोन लेयर पढ़े थे? इसके पहले बताइए जरा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई की थी ओजोन लेयर की? तो ये स्ट्रेटोस्फेयर वाले जो चैप्टर है एटमॉस्फेयर का, उसको आपने पढ़ा है, तो उसमें तो ये है, अल्ट्रावायलेट रे है, ठीक है। अब आते हैं फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। फ्रेश वाटर हमारे धरती पे कितना है? आपको ये शायद नहीं मालूम होगा, जानकर के आश्चर्य होगा, एनसीईआरटी भी आपने पढ़ा होगा, तो आपको ये पता पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली मतलब बात करें तो 2 to 3% के बीच में है। तो राइट आंसर 2.5% ही है, ठीक है। कहा जाता है 2.4 कुछ परसेंट है, तो 2.5 के आसपास होगा। 2.5% ही हमारे पास मीठा पानी। अब आपको इसको ऐसे समझो,
हमारे पास जितना भी वाटर है ये सब मैक्सिमम सी में है, ओशन में है, ठीक है। अब ओशन का पानी तो आप पी नहीं सकते हो, कितने ही बड़े धुरंधर हो, ठीक है। यू हैव टू डू व्हाट कि उसको फिल्टर करो, या उसमें बहुत पैसे लगेंगे। दूसरा है जो आइस है हमारे आर्कटिक एंड अंटार्कटिका में, आर्कटिक सी में, वो आइस को भी तो आप नहीं पी सकते, वो तो फ्रेश वाटर है लेकिन वो बर्फ जमी हुई है। तो अब आपके पास बच गया जो आपके घर के नीचे, बहुत नीचे जमीन में 200-400 फीट जो आप पाइप डालते हो और उससे जो पानी लेते हो वही फ्रेश वाटर बचा हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो ये 2.5% है, क्लियर हो गया। मैक्सिमम वाटर इन इंडिया इज यूज्ड फॉर, भारत में सबसे अधिक जल उपयोग होता है इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक यूज, ट्रांसपोर्ट। तो भारत में सबसे अधिक जल उपयोग होता है इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, डोमेस्टिक यूज में, ट्रांसपोर्ट में। किस में यूज होता है वाटर? वाटर किस में यूज होता है सबसे ज्यादा? ये यूज होता है एग्रीकल्चर में। किस में यूज होता है सबसे ज्यादा? जल उपयोग कहां होता है? सबसे ज्यादा जल उपयोग कहां होता है बताइए, सोच के बताइए। तो ये एग्रीकल्चर में होता है। हम लोग बिना मतलब के भी पानी देते रहते हैं, या अगर कहें तो बारिश हुआ तो वो भी उसी में जाता है। चलिए आगे बढ़िए। वाटर इज रिन्यूड बाई, वाटर कैसे रिन्यू होता है? ये प्रोसेस आपको जानना पड़ेगा ना। ये रेन का जो लाइफ साइकिल होता है, रेन गिरा, फिर वो कचरा पानी हो गया, फिर वो समुद्र में गया, फिर से रेन बादल बना, तो ये सारा चीज आपको समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं, उसको समझिए। तो कार्बन साइकिल से होगा, नाइट्रोजन साइकिल से, वाटर साइकिल से नहीं, वाटर साइकिल से ही होगा। वाटर साइकिल का पूरा फॉर्मेट अपने एनसीईआरटी में कई बार पढ़ा होगा, ये नया पढ़ाने की जरूरत मुझे नहीं है। तो ये इजी क्वेश्चन था। विच हेल्प इन सेविंग वाटर, अच्छा वाटर को सेव करने में कौन सा हेल्प करेगा बताइए? जल संरक्षण में कौन सा सहायक है? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी बारिश जो हुई उसको किसी तरीके से ढंग से, जमीन के अंदर से ही हमें पानी पीना है भाई, सबसे बड़ी जरूरत तो वही है। तो हम क्या करेंगे, एक सोखपिट बनवाते हैं जिसमें पानी पाइप के थ्रू इट विल ड्रेन आउट, एंड इसमें जाकर के स्टोर होता है और धीरे धीरे छन करके जमीन में जाएगा सीपेज के थ्रू, बालू और बाकी उसका स्ट्रक्चर होता है, ये होता है। हालांकि गवर्नमेंट ने क्लियर कट गाइडलाइन दिया है, मैंने हेल्थ सेक्टर में काम किया है, हॉस्पिटल्स में मैंने वेरीफाई किया है, ये इसको बनाने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं रहता है, ठीक है। तो ये एक दुविधा है, परेशानी है, ये चीज है। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इज ड्यू टू, भूजल की कमी का कारण क्या है? हेवी रेनफॉल, ओवर यूज ऑफ बोरवेल्स, ट्री प्लांटेशन, स्नोफॉल। ग्राउंड वाटर क्यों खराब हुआ है? देखो ओवर यूज ऑफ बोरवेल्स, मैं अपनी एक बार मैं गया खेत में, अपने गया था, चलो तो घुमाते हैं, वो हाँ वो हो रही थी सिंचाई, इरिगेशन हो रही थी। तो वहां जो इरिगेशन हो रहा था उसमें उसने पाइप डाल रखा है खेत में, तो उस जिस खेत में मुझे मात्र 2 घंटे की पानी की जरूरत थी उसमें उसने 6 घंटे पानी डाल दिए। क्यों? क्योंकि भाई उसको मालूम है कि ये तो आदमी पैसा दे ही देगा। उसने अपने फायदे के लिए क्या किया, 6 आवर डाल दिया पानी, वो पानी खेतों में लग गया। हालांकि वो उसके बाद फिर बारिश आया, फिर पानी ही पानी हो गया। उसने मुझसे पैसे भी ले लिए और जो ग्राउंड वाटर है उसका पानी खाली भी कर दिया। उसको लग रहा था वाह मैंने कितना बड़ा तीर मार लिया। उस घोंचू को ये नहीं पता कि अगले जनरेशन में तेरे लिए पानी नहीं रहेगा। ओवर यूज ऑफ बोरवेल, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन क्यों हो रहा है? ओवर यूज ऑफ बोरवेल की वजह से। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विंड, नेचुरल गैस। बताइए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कौन सा है? कोयला है, पेट्रोलियम है, विंड है, या नेचुरल गैस है? बताइए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कौन कौन सा है? पेट्रोलियम है क्या? नहीं। कोयला है क्या? नहीं। नेचुरल गैस बिल्कुल नहीं। तो पवन आपका बच गया, और ये है भी, मतलब आप इसे भी जानकारी होगी तो हो सकता है आपका। आगे बढ़ते हैं। एसिड रेन इज कॉज्ड बाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। एसिड रेन कैसे होता है? एसिड का इसमें कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड ओनली हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड से, हाइड्रोजन से, किससे होगा ये? तो अभी तक तो आपने समझ ही लिया होगा, सी इज द राइट आंसर। सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो मिलते हैं ना एक साथ, सल्फर गाड़ियों से ही सब पॉल्यूशन मिल करके और बादल में मिलेंगे और वो एकदम डिजाइनदार एक नई मटेरियल बना करके और बारिश करवाएंगे, फिर पता चलता है। बेस्ट रिसोर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी,
कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो बेस्ट रिसोर्स है? तो डेजर्ट है क्या, फॉरेस्ट है क्या, सिटी है या माइन? अच्छा, सिटी तो कोई रिसोर्स है नहीं, सिटी कोई रिसोर्स है ही नहीं, समझ में आ गया। फॉरेस्ट है क्या, बताइए जरा जल्दी से। डेजर्ट है क्या, जैव विविधता के लिए सर्वोत्तम संसाधन क्या है? तो ये है आपका फॉरेस्ट यानी कि वन। ठीक है, समझ में आ गया, वन हो गया। मेजर ऑयल फील्ड इन इंडिया इज, भारत का प्रमुख तेल क्षेत्र असम, मुंबई हाई, राजस्थान, केरला तट। आपको मालूम है भारत का जो मेन जो तट है, मेजर ऑयल फील्ड है, वो कौन सा है? मुंबई हाई है। बस 2 मिनट में आ रहा हूं, 1 मिनट में आ रहा हूं। ठीक है, मुंबई हाई इज द राइट आंसर। एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एल्यूमिनियम हेमेटाइट से होता है, बॉक्साइट, माइका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम बॉक्साइट से मिलता है। ये जब मिनरल्स पढ़ेंगे, इसका हो सकता है 25 क्वेश्चन मैं और करवाऊं। ये जो चैप्टर है ये आप पढ़ सकते हो, इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो। मैं आपको बता दूं, आपको मैंने सारी चीजें बताई हुई हैं पहले, आपको सारा कुछ अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं करना है, जाना है 50% का जो ऑफर हम प्रोवाइड आपको कर रहे हैं उसका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करने का कोशिश करिए। आपके पास अगर जाओगे ना तो ये आपको 299 में अभी मिल जाएगा, समझिए इस चीज को, ये 299 में मिल जाएगा। मॉक टेस्ट भी आपको 499 में मिल जाएगा। पूरी कोर्स 50% ऑफ में 2-2.5-3 हज़ार के आसपास मिल जाएगी। तो पूरी जो कोर्स लोगे उसमें ये सारा इंटीग्रेटेड है, समझ में आ गया। तो आप ये ले सकते हो। आगे के 5 क्वेश्चन मैं आपको अभी दे रहा हूं, देखो ये हमारे नोट्स जो हैं ये भी इसमें मिलेंगे। ठीक है, विच रिसोर्सेज रिड्यूसेज एयर पोल्यूशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल एयर पोल्यूशन को कम करते हैं, बिल्कुल सही। अब 23, सैक्रेड रिवर ऑफ इंडिया, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? ये तो आपको पता ही है, गंगा है। अब आइए 24 में, व्हाट इज अबायोटिक सोर्सेज, फिश, क्रॉप, सॉइल, फॉरेस्ट, ये बताना है। एंड 25 का सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है, इसका क्वेश्चन का आंसर करना है। और मैं चला चाय पीने। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।